नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ निधि तनेजा। और आजकल आपने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा काफी सुनी होगी, लेकिन कई बार हमें उसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो आज आम जनता के लिए, लोगों के लिए आम भाषा में आपको समझाएंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्या इसे राज्य जो हैं वो लागू कर सकते हैं। ऐसे ही कई सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते नमस्ते। जी, अश्विनी जी, आपकी याचिकाएं हैं कोर्ट में, न्यायालय में, और लॉयर भी हैं आप और समझ रखते हैं इस पूरे विषय की। सबसे पहला सवाल, सबसे बेसिक सवाल, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर इतना हंगामा है, वो आखिर है क्या? देखिए, बहुत बहुत आभार आपको इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए। जी। और आपके सभी दर्शकों से मैं कहूंगा कि ये बहुत ही गंभीर इस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो इस विषय को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। हमारे हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान, हम लोग लिखते हैं संविधान, लेकिन अगर आप इसका संधि विच्छेद करें तो संविधान, यानी जो विधान होना चाहिए हमारे देश में वो सबके लिए समान होना चाहिए। यानी दंड विधान हो, जिसको हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं या इंडियन पिनल कोड कहते हैं, वो भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। नागरिक विधान यानी सिविल कोड, इंडियन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो सबके लिए एक होना चाहिए। टैक्स विधान, टैक्स जो सिस्टम है सबके लिए एक होना चाहिए। तो जो भी विधान हो वो एक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हम कहते हैं कि भारत में संविधान है और पिनल मामले में, अपराध के मामले में एक विधान चल भी रहा है, टैक्स के मामले में एक विधान चल भी रहा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत थी नागरिक विधान एक बनाने की, सिविल कोड एक बनाने की, वो नहीं बन पाया। तो अगर इफेक्टिवली देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो वास्तव में भारत में संविधान नहीं बल्कि बहुविधान चल रहा है। हिंदू जैन बौद्ध सिख का एक विधान चल रहा है, पारसी का एक अलग विधान चल रहा है, ईसाई का एक अलग विधान चल रहा है, मुस्लिम्स का एक अलग विधान चल रहा है। और हम कहते हैं इस देश, ये भारत सेकुलर है। एक्चुअल में सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ ये नदी के दो किनारे हैं। जो देश सेकुलर होता वहां पर्सनल लॉ नहीं होता, जो देश जिसमें पर्सनल लॉ होता वो सेकुलर नहीं होता। हमने दोनों को मिक्स कर रखा है। कहते हैं संविधान, एक्चुअल में बहुविधान चल रहा है। कहते हैं सेकुलर, लेकिन चल रहा है पर्सनल लॉ। हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का अलग अलग पर्सनल लॉ चल रहा है। ये दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। तो सब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये हुआ ऐसा नागरिक विधान जो सबके लिए लागू हो, सबके लिए एक जैसा हो, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ लोग इसको कहते हैं कॉमन सिविल कोड, मैं इसको कहता हूं इंडियन सिविल कोड। जैसे एक इंडियन पिनल कोड है, तो जो मेरी पीआईएल चल रही है, मैंने उसमें ये कहा है कि इंडियन पिनल कोड की तर्ज पे एक इंडियन सिविल कोड बनाया जाए, भारतीय दंड संहिता की तर्ज पे एक भारतीय नागरिक संहिता बनाई जाए। जी। और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बात होगी कि एक नियम जो है, क्या ये विवाह को लेकर है, क्या ये तलाक को लेकर है? ये जो फैक्टर्स अगर आप बता पाएं कि किन चीजों को ये अफेक्ट करेगा सीधा सीधा। देखिए, ये जो कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमारी लाइफ में पहली बार इसकी एंट्री होती है जब शादी विवाह की बातचीत होती है। जी। जब शादी विवाह की बात होती है तो भारत में सबसे पहली बात क्या होती है कि लड़का कितने साल का है, लड़की कितने साल की। पहला जी। फैक्टर यहीं से आता है कि भाई लड़का कितने साल का, लड़की कितने साल की। जी। तो कॉमन सिविल कोड का मतलब ये हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब हुआ कि लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए। दुनिया के 125 देशों में लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर है। कहीं 20 साल है, कहीं 21 साल है, कहीं 19 साल भी है, लेकिन जो भी है वो उस देश में यूनिफॉर्म है सबके लिए। जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अलग अलग चल रहा है। हिंदू जैन बौद्ध और सिख के लिए 18 साल और 21 साल है, लड़की की शादी की उम्र 18 और लड़के की शादी की उम्र 21 साल। जी। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो हमारी मुस्लिम बेटियों के साथ है, जिनकी शादी की उम्र ऑफिशियल भी 9 साल चल रही है। वो एक जी। 1937 का शरीयत एक्ट है, उसके जी। कारण ये जो शादी की उम्र वो 9 साल कंसीडर करके चल रहे हैं। तो जहां एक तरफ हम कहते हैं कि देश के सभी नागरिक समान हैं, हिंदू जैन बौद्ध सिख, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू जस्टिस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सारे राइट सबको समान मिले हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ये सिविल राइट है, जो शादी विवाह का उम्र, ये भी सिविल राइट का इश्यू, ह्यूमन जी। राइट का इश्यू है, वो अलग अलग चल रहा है। लड़के लड़की में हिंदुओं में भी 18 और 21 चल रहा है, मुस्लिम्स जी। में भी 9 साल चल रहा है। ये पहला एलिमेंट है कॉमन सिविल कोड का, जो कि कॉमन होना चाहिए। अब जी। बाय द वे,
लड़के लड़की की शादी हो गई, अब अगर वो शादी बहुत बढ़िया चल रही है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो कॉमन जी सिविल कोड का रोल खत्म हो गया। कॉमन सिविल कोड को तो शादी की उम्र में आया और दोनों की शादी की उम्र थी, शादी हो गई, बढ़िया पति पत्नी रह रहे, तो कॉमन सिविल कोड का आए आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। जी लेकिन अगर बाई द वे आपकी शादी, आपकी मैरिज या आपका जो निकाह है वो सक्सेस नहीं हो रहा है, अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट आ रहा है दोनों में, जी तो दूसरा आता है कि भाई तलाक कैसे लिया जाए, तलाक का प्रोसीजर क्या हो, तलाक का ग्राउंड क्या हो। तो तलाक का ग्राउंड भी अलग अलग है। जैसे एक कम्युनिटी में है कि बाजुपन के आधार पे हस्बैंड तलाक ले सकता है, दूसरी कम्युनिटी में है कि नपुंसकता के आधार पे वाइफ तलाक ले सकती है, तीसरी जी कम्युनिटी में है कि हस्बैंड अगर 5 साल तक दिखाई नहीं पड़ा, 7 साल दिखाई नहीं पड़ा, कहीं गायब हो गया कहीं से, तो भी वाइफ तलाक ले सकती है। ऐसे अलग अलग रूल चल रहे हैं। कहीं पे कोढ़ कोढ़ अगर हो जाए, लेप्रोसी हो जाए तो भी तलाक हो सकता है, बाजपन, ऐसे मतलब अलग अलग। हमारा ये कहना है जो कॉमन सिविल कोड में क्या होता है कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स ये जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होता है, ये अलग अलग नहीं होता। ये हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई के लिए अलग अलग नहीं होता और महिला पुरुष के लिए अलग नहीं होता। जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होते हैं कॉमन होते हैं और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला एलिमेंट है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, सेकंड एलिमेंट है यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स। अब यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स भी अलग अलग चल रहा है। जैसे हिंदू जैन बौद्ध सिख, इन चारों के ऊपर हिंदू लॉ लागू होता है, तो उनको तो अगर मान लीजिए तलाक लेना है तो कोर्ट में आप जाइए, फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए, और वहां जी पे अगर म्यूचुअल भी लेना चाहें तो आप जाके करिए, 6 महीने के बाद आपको वहां से तलाक मिल जाएगा, लेकिन होना कोर्ट के जरिए। क्रिश्चियंस का थोड़ा डिफरेंट है, क्रिश्चियन का कूलिंग पीरियड डिफरेंट है, 2 साल का है। जैसे हिंदू में तो अगर आप मियाँ बीवी दोनों आज करें हम आज तलाक लेंगे, आज अप्लीकेशन दे दे तो 6 महीने के बाद कोर्ट उनको तलाक दे देगी। क्रिश्चियन जी अगर आज अप्लीकेशन दें दोनों मिलके कि हाँ भाई हम तलाक लेना चाहते हैं, तो भी उनको 2 साल उनका कूलिंग पीरियड है, तो वो भी उनके लिए भी अलग है। अच्छा चलो, पारसी, क्रिश्चियन और हिंदू में तो फिर भी कोर्ट के जरिए है। जो मुस्लिम्स हमारी बेटियों, जो बेटियां हमारी सफर कर रही हैं, वो बहुत दिक्कत है भाई। तलाके बिद्दत खत्म हो गया, जिसको हम ट्रिपल तलाक कहते हैं, जी लेकिन कई और तरीके के तलाक चल रहे हैं जो यूनिलेटरल होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल होते हैं, एक तरफा होते हैं, मनमाना जी होते हैं, उसमें कारण बताने की जरूरत नहीं है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप चिट्ठी भेज के दे सकते हैं, एसएमएस के द्वारा दे सकते हैं, लोग ईमेल पे दे रहे हैं, लोग कुरियर से चिट्ठी भेज रहे हैं, लोग पोस्ट जी ऑफिस से चिट्ठी भेज रहे हैं, वो चल रहे हैं। तो तलाके बिद्दत खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक, लेकिन तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, तलाके सुन्नत, ऐसे 4-5 तरीके के तलाक और चल रहे हैं जो नए नए डेवलप कर लिए गए हैं, वो ट्रिपल तलाक का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स भी एक होगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक होगा, तलाक सबका या तो मौखिक होगा तो सबका होगा, लिखित में होगा सबका होगा, कोर्ट के बाहर रजामंदी से होगा तो सबका होगा, कोर्ट के जरिए होगा तो सबका होगा। यानी सभी धर्मों के लिए एक नियम, एक लॉ। हाँ, तीसरा इसका एलिमेंट आता है, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि शादी अगर अनसक्सेस हुई तब जी यूनिफॉर्म सिविल कोड और कई बार आएगा, नहीं तो एक ही बार आके खत्म। अब जी आगे हुआ भाई चलो ठीक है, आपका तलाक हो गया। अब तलाक हो गया तो महिला जो लड़की है वो तो सड़क पे आ गई, वो तो बेघर हो गई, अपने उसके फादर का घर भी छूट गया, इधर अपने उस हस्बैंड का भी घर छूटा। तो उसमें ये है कि भाई कुछ गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, इसको मेंटेनेंस कहते हैं। तो जी मेंटेनेंस का भी फार्मूला अलग अलग चल रहा है, मेंटेनेंस का रूल अलग अलग चल रहा है। हिंदू में और क्रिश्चियंस में, पारसी में तो चलो फिर भी मेंटेनेंस का एक सिस्टम है, भले ही वो अलग जी अलग है लेकिन है, मेंटेनेंस मिलता है। हमारी मुस्लिम जो बेटियां हैं उनको तो मेंटेनेंस का कोई सिस्टम ही नहीं है, उनको तो जी मेहर की रकम मिलती है, और मेहर की रकम इतनी कम होती है, किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी की 15। मैं तो कुछ ऐसे बड़े सुपरस्टार को जानता हूँ, टेनिस स्टार को जानता हूँ, क्रिकेट स्टार को जानता हूँ, जी मतलब जो करोड़ों अरब अरबों के मालिक हैं, उनकी भी जो मेहर की रकम है 50,000 रुपए है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस देश के एक टेनिस स्टार है, उन्होंने शादी किया, उनकी मेहर की रकम पता चला 50,000 रुपए है। तो ऐसे में ये मेहर की रकम, इसलिए मैं कह रहा हूं भाई जब तलाक हुआ और गुजारा भत्ता, जिसको मतलब गुजर बसर करने के लिए जो अमाउंट मिलता है वो सबको मिलना चाहिए। तो कॉमन सिविल कोड की जो मेरी तीसरी पीआईएल है, पहली मेरी पीआईएल है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज की, जो सुप्रीम कोर्ट में जी चल रही है, अभी 7 तारीख को दोबारा सुनवाई है। नेक्स्ट है मेरी कॉमन प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, वो भी जनवरी में सुनवाई है। जी थर्ड मेरी पिटीशन है
यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, कि गुजारा भत्ते का एक फार्मूला हो, गुजारा भत्ते का एक तरीका हो, कोर्ट के जरिए गुजारा भत्ता मिले, और एक ऐसा गुजारा भत्ता मिले कि जिससे महिला आराम से गुजर बसर कर सके, अपने बच्चों के साथ रह सके। ऐसा ना हो कि उस जी सड़क पे आ जाए, उसको भीख मांगना पड़े, ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो तीसरा होता है आपका यूनिफॉर्म मेंटेनेंस। चौथा होता है यूनिफॉर्म एडॉप्शन गार्जियनशिप। भाई बाई द वे तलाक हो गया, और जी तलाक के बाद महिला है, अब महिला चाहती है कि भाई हम अब दूसरी शादी नहीं करेंगे और बच्चे भी नहीं है, तो हम गोद लेना चाहते हैं किसी को। जी अब गोद लेने का कानून भी अलग अलग है, गोद लेने के प्रोसीजर भी अलग अलग है। हमारी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का राइट नहीं मिला हुआ है। अब दिक्कत उनके सामने ये हो गई, तलाक भी हो गया, मायका भी छूटा, ससुराल भी छूटी, अब गोद लेने का अधिकार नहीं है। जब मान लो किसी अपने फ्रेंड के किसी बच्चे को गोद भी ले ले, तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसको नहीं दे सकते। तो ये गोद लेने का जो एडॉप्शन और गार्जियनशिप है, इसका भी नियम एक हो, ये चौथा एलिमेंट है कॉमन सिविल कोड का। जी और पांचवा है सक्सेशन इनहेरिटेंस का मतलब, जो विरासत है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। उसमें सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। जी जो आपकी वसीयत है, वसीयत करने के अधिकार के, भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी किसको दे सकता हूँ, उस जी वो राइट भी सबको इक्वल होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी राइट, वसीयत का अधिकार, विरासत का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, इसको सक्सेशन इनहेरिटेंस कहते हैं। ये पांचवी पिटीशन है। पांच ये पीआईएल मेरी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अगर इन पांचों को आप मिला दीजिए तो अपने आप में मोटा मोटा तरीके से कॉमन सिविल कोड हो गया। एक जी पीआईएल मेरी और चल रही है जो कि कॉमन सिविल कोड का ही पार्ट है, कि एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होना चाहिए। जी वन वाइफ वन हस्बैंड। अब वन वाइफ वन हस्बैंड में एक दिक्कत यह है कि इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन है 494, वो दूसरी शादी करने पे हिंदू जैन बौद्ध सिख को 7 साल सजा देता है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू पर्सनल लॉ है। अब पर्सनल लॉ जो जी 1937 में मुस्लिम्स को छूट मिली हुई है। तो दिक्कत ये है, सेकुलर भारत कहते हैं, संविधान है, भारत में कहते हैं सेकुलरिज्म है, लेकिन हमारे जी मुस्लिम भाई तो 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनें 4 शादी नहीं कर सकती। तो ये भी सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये भी संविधान के खिलाफ है। तो जी मोटा मोटा आप देखें, कॉमन सिविल कोड का मतलब एक पति वन वाइफ वन हस्बैंड का फॉर्मूला सबके लिए होगा। एज ऑफ मैरिज सबके लिए समान हो जाएगी। आपका बाल विवाह बंद होगा, बहुविवाह बंद होगा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तलाक लेने की जी प्रक्रिया सबके लिए कॉमन हो जाएगी, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा, विरासत का समान अधिकार सबको होगा, वसीयत का भी एक कॉमन सबको इक्वल राइट हो जाएगा, और प्रॉपर्टी का जी इक्वल राइट हो जाएगा। मोटा मोटा ये है जो कॉमन सिविल कोड है। जी। चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, लेकिन एक नियम सबके लिए लागू हो जाएगा अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो। अब अश्विनी जी, सवाल ये भी कि संविधान जो सबसे ज्यादा सैंक्टिटी जिसकी मानी जाती है, संविधान इस पर क्या कहता है? संविधान में तो 23 नवंबर 1948 को बहुत लंबी चर्चा हुई थी। जी 1948 से आप समझिए जरा, हम लोग 2022 में हैं, 75 साल से ज्यादा ही हो गए, तो 76-77 जी साल हो गए। तो बहुत लंबी चर्चा हुई थी, सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी थी, और संविधान सभा में एक दो लोग नहीं बल्कि 300, इस देश के 300 विद्वान लोग थे, हर समाज के लोग थे। जहां एक तरफ रफी अहमद किदवई मौलाना कलाम साहब थे, दूसरी तरफ नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बाबा साहब जी अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे। तो पूरा सबने, सभी विद्वानों ने मिलकर तय किया कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होगा, यानी एक नागरिक, जो नागरिक अधिकार सबका समान होगा। और इनफैक्ट ये तो बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला, आर्टिकल 44 बनाया, पहले इसको फंडामेंटल राइट बनाया था। लेकिन जी संविधान निर्माताओं के पास इसको ड्राफ्ट करने का टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ दिया कि ठीक है, काम करो, अभी टाइम नहीं है, फटाफट में पार्लियामेंट को ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करना है, तो इसको जो अगली सरकार है बना लेगी। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है कि पिछले 75 साल में 125 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा चुका, अब तक 125 संविधान संशोधन हो चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा चुका है। लेकिन जो संविधान की आत्मा है, जैसे मैंने आपको कहा ना, संविधान का मतलब समान विधान, जी और समान विधान तभी हो सकता है जब समान नागरिक संहिता हो। इसका जी हमने ड्राफ्ट भी नहीं बनाया। अब इसकी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि जब चूंकि ड्राफ्ट नहीं बनाया, तो जो समर्थन करते हैं एक्चुअल में उनको भी ज्यादा नहीं पता है। चलिए, आज इतनी लंबी चर्चा आपने किया, जनरली इतनी लंबी चर्चा कोई करता नहीं, इस पे एकदम छोटी छोटी बातों को इतना कोई एक्सप्लेन करता नहीं। जी इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग समर्थन करने वाले कौन है, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो कॉमन सिविल कोड का समर्थन करते हैं, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है।
लेकिन जितने बीजेपी विरोधी हैं वो सब इसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। तो एक तरीके से कॉमन सिविल कोड पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया है। समर्थन समर्थक समर्थन करने वालों को भी बहुत कुछ नहीं इसके बारे में पता, विरोध करने वालों को भी इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि नेता पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो जो इसका जो पॉलिटिशियन जो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी समर्थन करती है उसके समर्थक इसका समर्थन करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी इसका जी विरोध करती है उसके समर्थक इसका विरोध करते हैं। एक्चुअल में जिस दिन कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट आ जाएगा, मुझे जी नहीं लगता है कि इसमें विरोध करने के लिए किसी का कुछ बचेगा ही नहीं। बस केवल ड्राफ्ट आने की देर है। ड्राफ्ट आ जाए, देखिए इसका कोई इसका विरोध नहीं कर पाएगा। जी। लेकिन जो मेरा सवाल था अश्विनी जी, संविधान क्या कहता है साफ तौर पर कि एक कॉमन सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लोगों को दिया जाना चाहिए? बिल्कुल, संविधान में आर्टिकल 44 है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। इट इज ड्यूटी ऑफ, ये जी सरकार की ड्यूटी है, वो देश में कॉमन सिविल कोड लागू करे, समान नागरिक संहिता लागू करे। इनफैक्ट कॉमन पिनल कोड के लिए संविधान में इंस्ट्रक्शन नहीं है। बाकी कॉमन टैक्स कोड जिसको जीएसटी कहते हैं उसके लिए कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा कोई इसका जिक्र नहीं था। तो हमने जी जिन चीजों का जिक्र नहीं था वैसी बहुत सारी चीजें कर दिया। लेकिन जी जिसका स्पेशली आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डायरेक्शन दिया हुआ है कि ये लागू करना चाहिए, आर्टिकल 44 कहता है ये होना चाहिए, और आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज नेवरथलेस फंडामेंटल, ये भी कह दिया कि ये कॉमन सिविल कोड फंडामेंटल राइट से कम नहीं है, एकदम इक्वल है, इसको लागू करिए। अब लागू नहीं हुआ कायदे से तो किसी, इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि 1955 में बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस समय सरकार के जी पास। नेहरू जी ने जो हिंदू मैरिज एक्ट बनाया, हिंदू मैरिज एक्ट के बजाय अगर कॉमन सिविल कोड बना दिया होता तो मुझे लगता सबका बेनिफिट होता, आज डिस्प्यूट ही नहीं होता, सब बड़े आराम से रह रहे होते, सब खुशी खुशी रह रहे होते। और दुनिया के जिन देशों में कॉमन सिविल कोड है, जितने डेवलप कंट्री सब में कॉमन सिविल कोड है। जी सिंगापुर में कॉमन सिविल कोड है, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। अमेरिका में कॉमन सिविल कोड है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खूब आराम से रह रहे हैं, बढ़िया उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, कोरिया में है, कहाँ नहीं है? हर देश, चाइना में है, हर देश में कॉमन सिविल कोड है। मैंने कहा ना, जी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉमन सिविल कोड ही होता है, सेकुलर कंट्री में तो कॉमन सिविल कोड ही होता है। जहां कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां कॉमन सिविल कोड होता है। जो पर्सनल लॉ से चलने वाले कंट्री हैं वहां भले कॉमन सिविल कोड ना हो, नहीं तो जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन है वहां कॉमन सिविल कोड होता है। जी। और अब अलग अलग राज्यों से भी ये बात उठती नजर आती है। गुजरात से हाल ही में हमने देखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है इस बार वहां से उठी। तो क्या राज्य जो है वो उसे खुद के स्तर पर खुद ये लागू कर सकते हैं अपने राज्यों में? देखिए, एक इस पे एग्जाम्पल दिया जाता है गोवा का, कि जी गोवा में कॉमन सिविल कोड है। तो जी पहले मैं क्लियर कर दूं कि गोवा में कॉमन सिविल कोड कोई भारत की सरकार ने लागू नहीं किया, वो पुर्तगालियों के कब्जे में था जब गोवा, तब से उन्होंने लागू किया था। जब पुर्तगालियों से पुर्तगाली हटे और भारत के कब्जे में आया, भारत के मतलब उसमें अंडर आ गया, तब से वो कंटिन्यू है। अब जहां तक कॉमन सिविल कोड स्टेट कर सकते कि नहीं कर सकते, इस पे मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा जितनी मेरी समझ है। बाकी कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट के जी रिटायर्ड जज हैं जो उत्तराखंड की कमेटी, उसके वो अध्यक्ष, वो उसको मतलब उसकी हेड है। इसी तरीके से शायद हिमाचल गवर्नमेंट भी कमेटी बनाने वाली है, गुजरात गवर्नमेंट भी कमेटी बनाने वाली है, वो लोग बना रहे हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जो चीजें कॉमन सिविल कोड में आएंगी उसको स्टेट कितना कर पाएंगे ये देखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि चूंकि शादी विवाह की उम्र जो है वो सेंट्रल एक्ट से गवर्न होता है, जी तो इसमें स्टेट कितना, उसमें स्टेट कैसे कर पाएंगे मेरे को आइडिया नहीं। इसी तरीके से आपका जो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स है ये भी सेंट्रल एक्ट से गवर्न है भाई, 1937 का शरीयत एक्ट है। वो जी 1937 का शरीयत एक्ट स्टेट गवर्नमेंट नहीं बदल सकती, तो जब नहीं बदलेंगी तो जो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स है यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा। मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता, वो भी 1937 के शरीयत एक्ट से गवर्न होता है और 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होता है। तो उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट कैसे छेड़छाड़ कर पाएंगी, ये तो मुझे लगता है जो कमेटी के हेड हैं, जो कमेटी बनी, वो लोग इसको डिसाइड करके बताएंगे। इसी जी तरीके एडॉप्शन गार्जियनशिप ये भी सेंट्रल एक्ट से गवर्न होता है। सक्सेशन इनहेरिटेंस भी सेंट्रल एक्ट से गवर्न होता है। जो चार शादी वाला कानून है वो भी इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 494 है, वो भी सेंट्रल लॉ है। तो सामान्यतः जो मैंने आपको बताई है 7-8 चीजें जो होनी चाहिए कॉमन सिविल कोड में, ये अभी प्रेजेंटली सेंट्रल एक्ट से गवर्न होते हैं। चाहे शादी विवाह की एज है, जी गुजारा भत्ता है, तलाक लेने की तरीका है,
बच्चा गोद लेने का राइट है, बच्चे का भरण पोषण का अधिकार है, या विरासत का अधिकार, या वसीयत का अधिकार, या प्रॉपर्टी का राइट, या पॉलीगैमी, चार शादी, या ये जो चाइल्ड मैरिज, जो कम उम्र में शादी कर देते हैं, ये सारे के सारे सेंट्रल एक्ट से गवर्न करते हैं। उसका क्या सब्स्टिट्यूट निकालेंगे अभी मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये तो जो कमेटी की बनेगी उसमें रिटायर्ड जजेस वगैरह हैं, वो अपना देख के बताएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सारे के सारे सेंट्रल एक्ट से ही गवर्न हो रहे हैं। जी। और इसके अलावा विवाह को लेकर एक सवाल ये कि कल को कभी भी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो ऐसे में अगर विवाह को लेकर कोई भी नियम सेट किया जाता है कि एक विवाह, जैसे आपने कहा एक विवाह या बहु विवाह, जो भी नियम इसके लिए रखा जाता है, अगर उस नियम के खिलाफ आप जाएंगे तो क्या उसे आपराधिक मान लिया जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें आपको वो प्रोविजन तो देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीगैमी यानी चार शादी करना इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस है, सेक्शन 494 में। जी। लेकिन उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू पर्सनल लॉ। तो जिसके पर्सनल लॉ में अलाउ है वो चार शादी कर सकता है। जो जिसके जी। पर्सनल लॉ में अलाउ नहीं है, यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, अगर वो दूसरी शादी करेंगे 7 साल की सजा होगी। तो ऐसे ही अगर आप मान लीजिए 18 से, मान लो एज ऑफ मैरिज मान लीजिए 20 या 21 साल होगी, तो आपको आईपीसी में एक प्रोविजन तो डालना पड़ेगा, या उसी एक्ट में भी एक प्रोविजन डाल सकते हैं भाई, जो 20 साल से पहले शादी करेगा उसको 3 साल या 5 साल की सजा होगी। इसी तरीके से गुजारा भत्ता की, जो गुजारा भत्ता नहीं देगा उसको इतने साल की सजा होगी। जो गोद लेने से रोकेगा उसको इतने साल की सजा होगी। या जो विरासत का अधिकार नहीं देगा, या वसीयत के राइट, जो विरासत का अधिकार या वसीयत का अधिकार में कोई अड़चन पैदा करेगा उसको, जी। कुछ उसमें मिक्स करके, क्योंकि 3 तरीके के कानून होते हैं। एक होते हैं सिविल लॉ, एक होता जी। है क्रिमिनल लॉ, तीसरा होता है मिक्स लॉ। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो हैं सिविल लॉ, लेकिन उनमें जी। 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। ऐसा मिक्स कानून भी जी। बने हैं भारत में, बहुत सारे बने हैं। तो इसको भी इस तरीके से, लेकिन मेरा व्यक्तिगत में मत ये है कि आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुझे लगता है नाम रखने से इसको बड़ा लोग इस पे डिस्प्यूट करते हैं। इसका नाम होना चाहिए इंडियन सिविल कोड। इंडियन जी। पिनल कोड पहले से चल रहा है, इंडियन टैक्स कोड पहले से चल रहा है, इंडियन लेबर कोड पहले से चल रहा है। ऐसे इंडियन कोड बहुत सारे चल रहे हैं। तो इसका नाम अगर इंडियन सिविल कोड कर दें और उसी में चैप्टर वाइज इसको रख दें, पहला चैप्टर एज ऑफ मैरिज, दूसरा चैप्टर प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, तीसरा चैप्टर क्या बोलते हैं मेंटेनेंस, चौथा चैप्टर आपका एडॉप्शन जी। गार्जियनशिप, पांचवा चैप्टर आपका सक्सेशन इनहेरिटेंस, छठवां चैप्टर आपका, इस तरीके से अगर चैप्टर वाइज 10 चैप्टर बना के डाल दें, एक इंडियन पिनल कोड रेडी हो जाएगा, एक इंडियन सिविल कोड रेडी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता जी। फिर उसका कोई विरोध कर पाएगा। जी। और क्योंकि आप विरोध की यहाँ पर बात कर रहे हैं, विरोधी जो है वो ये कहते हैं कि इससे कोई समानता तो आएगी ही नहीं, बल्कि जो हिंदू कानून है कहीं ना कहीं वही जो है वो सब पर लागू कर दिए जाएंगे। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इससे धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो छिन जाएगी? तो इसका क्या आपके पास जवाब है? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में इस देश में बहुत भ्रम फैलाया जाता है। जी। मेरे हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात करते हैं, खासतौर पे अपने आप को जो लोग सेकुलर कहते हैं, वो बार बार धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। बहुत साफ साफ आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा फॉलो करने का राइट देता है, कुप्रथा का नहीं। जी। आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। जी। आर्टिकल 25 में जो धर्म पालन का अधिकार भी है, वो भी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मतलब अपने धर्म या अपने मजहब के फॉलो करने में आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे भेदभाव हो जाए, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे किसी की हेल्थ खराब हो जाए। तो महिला पुरुष में भेदभाव करना ये कुप्रथा है, महिला पुरुष में भेदभाव करना ये कुरीति है। तो आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वो किसी भी कीमत पे इसको प्रोटेक्ट नहीं करता। अभी भेदभाव तो हो रहा है, लड़की की शादी की उम्र 18, लड़के की 21, और एक 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 कम्युनिटी में तो शादी की उम्र 9 साल है। तो वो भेदभाव पैदा कर रहा है ना, इसलिए वो आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट नहीं हुआ, राइट टू रिलीजन का पार्ट नहीं हुआ। गुजारा भत्ता एक को मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। भाई मेरी अगर 4 बेटियां हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं। अब 4 बेटियों में से एक हिंदू, जब तक वो मेरे घर में है उनके राइट इक्वल है। जी। अब एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, 18, 20 या 22 साल के बाद, और ये सबको अधिकार है करने का, तो उनके चारों के राइट अलग हो जाएंगे। उनके सिविल राइट अलग हो जाएंगे, उनका प्रॉपर्टी का राइट अलग हो जाएगा, उनका विरासत का अधिकार, उनका वसीयत का अधिकार, उनका गोद लेने का अधिकार, उनका भरण पोषण का अधिकार, उनका गुजारा भत्ता सारा अलग अलग हो जाएगा।
ये सेकुलरिज्म नहीं है, और ये हमारा आर्टिकल 25 बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता। आर्टिकल 25 तो बहुत साफ साफ लिखता है, रीतियों को फॉलो करो, कुरीतियों को नहीं। प्रथा को फॉलो करो, कुप्रथा को नहीं। धर्म पालन करो, धर्मांतरण मत कराओ, ये आर्टिकल 25 कहता है। जी। और अश्विनी जी, हो उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो पूरी बातचीत आज हमारी रही। नहीं, एक आ, सवाल आप जो कह रही थी ना वो कि हिंदू मैरिज कि वो तो जी। हिंदू, हिंदू ला नहीं आएगा। अब उसको लोग हिंदू ला इसलिए कह रहे हैं, जी। मतलब मैं, आप जो सुनना चाह रही हैं, जब पूछना चाह रही हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी। जी। एक्चुअल 19 जो 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट है, जी। उसमें महिला और पुरुष को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। जी। अब महिला पुरुष को बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, और जब सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा तो लोग ये कह सकते हैं अरे तो हिंदू मैरिज थोपा है, लेकिन हिंदू मैरिज थोपा नहीं जाएगा, उसमें सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। और एक बात मैं जरूर आपके करोड़ों दर्शकों को लिए कहना चाहूंगा, मानव इतिहास में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले भगवान राम है। ये मैं आपको पूरे आंकड़ों के आधार पर और वाल्मीकि रामायण के आधार पर बता रहा हूं। भगवान राम ने जब राजपाट संभाला, उसके पहले तक 4 वर्ण थे, उनके थोड़े अलग अलग नियम कानून थे। उन्होंने तय किया कि नहीं, अब जो कानून होगा वो सबके लिए होगा। और आप खुद भी पढ़ती रहती हैं, आपको तो आइडिया है, पहले के टाइम में 4 शादी, 2 शादी, 3 शादी, खासतौर पर जो राजा होते थे कई सारी शादियां करते थे। जी। आप खुद सोचिए कि क्या कारण था कि भगवान राम ने केवल एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने केवल एक विवाह किया, भरत जी ने केवल एक विवाह किया, शत्रुघ्न ने केवल एक विवाह किया। क्योंकि मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति और एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान राम है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है, तुलसीदास जी ने इसको लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं, आखिर क्या कारण है कि भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे और शत्रुघ्न के भी 2 ही बच्चे, न एक बच्चा न 3 बच्चा? क्योंकि मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम है। हम दो, हमारे दो, सबके दो, एक पति एक पत्नी, ये नियम लागू करने वाले भगवान राम है। मानव इतिहास में सबसे पहले पूरे उस अखंड भारत में, तो बहुत बड़ा भारत था वो, समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम है। उसके पहले तक 4 वर्णों का गुरुकुल अलग अलग होता था। ब्राह्मण्स के बच्चे अलग गुरुकुल में पढ़ते थे, क्षत्रिय के बच्चे अलग गुरुकुल में पढ़ते थे, वैश्य के बच्चे अलग, इस तरीके 4 कैटेगरी थी। भगवान राम ने कहा नहीं, सभी गुरुकुल में सभी वर्ण के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, मंत्री चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सेनापति हो, सब। इनफैक्ट आज की डेट में आप देखो तो उससे बहुत, आज की डेट में बहुत बुरा हालत है। मंत्री और संतरी का बच्चा आपको किसी एक स्कूल में साथ नहीं मिलेगा। क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे अलग स्कूल में पढ़ते हैं, चपरासी और बड़े जो मंत्री के बच्चे अलग स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन उस जमाने में भगवान राम ने किया था नहीं, सबकी किताब एक होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सिविल कोड आएगा तो कुछ लोग कहेंगे अच्छा जी, तो जो भगवान राम करते थे वो लागू किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे हिंदूला लागू किया जा रहा है। तो अपनी अपनी सोचने की बात है, जिसका जैसा चश्मा वैसा देखेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, सबको बराबर अधिकार होगा। बेटी हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, पारसी की हो, ईसाई की हो, सबको बराबर अधिकार होगा। कॉमन सिविल कोड का हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। कॉमन सिविल कोड प्योरली जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी का इशू है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमन सिविल कोड से मैं एक बात बता दूं, हिंदुओं को कोई फायदा नहीं। ये शायद किसी ने बोला नहीं, लेकिन मैं आज आपके चैनल उस चैनल पे बोल रहा हूं। जी। कॉमन सिविल कोड आए ना आए, हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो 6-7 चीजें मैंने आपको बताई, हिंदुओं को पहले जी। ही बराबर मिला हुआ है। हिंदू बेटियों को बराबर मिला है, आपको इक्वल राइट ऑलरेडी मिला हुआ है। आपको जी। प्रॉपर्टी का राइट मिला है, आपको विरासत का राइट मिला हुआ है। मैं आप पर्टिकुलर आपकी बात कर रहा हूँ, आपको सारे राइट मिले हुए हैं। तो जी। इसका जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। क्योंकि अभी उनको विरासत का इक्वल राइट नहीं मिला है, वसीयत का इक्वल राइट नहीं मिला है, एडॉप्शन का राइट नहीं मिला है, गार्जियनशिप का राइट नहीं मिला है, मेंटेनेंस उनको मिलता नहीं है। अब तलाक उनका आज भी ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, अब कुरियर के जरिए होता है। तो कॉमन सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो हमारी मुस्लिम बेटियों को होगा। नंबर 2 पे पारसी बेटियों को होगा। जी। नंबर 3 पे हमारी क्रिश्चियन बेटियों को होगा। हिंदू बेटियों को बस इतना सब फायदा होगा कि जो अभी शादी की उम्र उनकी 18 है, बेटे की 21 होती है, लड़के की 21 होती है, लड़की की 21, वो दोनों बराबर हो जाएगा। बस इतना सा अंतर आएगा, बाकी और कोई अंतर जी। आने वाला नहीं। जी। और अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े ही सरल शब्दों में और साथ ही उदाहरणों के साथ आपने पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो डीकोड करते हुए बताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कानून इस पर क्या, संविधान इस पर क्या कहता है, ये सब समझ में आया होगा। और ऐसी और खबरों के लिए
और ऐसे और एक्सप्लेनर्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।